हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। जैसे कि हमारे पास एक लंबा अनुभव है और इस अनुभव में हमारे पास कुछ तो अच्छे अनुभव हैं और कुछ हमारे बुरे अनुभव भी सम्मिलित हैं, और इन दोनों को साथ लेकर के हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका उपयोग करते हैं। आज हम ये अनुभव क्या हैं, इनको कैसे हम भविष्य के लिए बेहतर बना सकते हैं, इस विषय पर गहराई से बात करते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस उपयोग में आता है उसे हम एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग कहते हैं, और इसको समझने के लिए हम दो खास रिसर्च का आज उपयोग करने जा रहे हैं। पहला रिसर्च है डॉक्टर डोनाल्ड नॉर्मन का और दूसरा रिसर्च है डॉक्टर ब्रायन सोलिस का। इन दोनों ने मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस में एक बड़ा योगदान दिया है कि किस प्रकार से हम अपने एक्सपीरियंसेस को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उनका हम किस प्रकार से बेहतर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य रूप से हम 3 भागों में इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला भाग होगा हमारा अनुभव क्या है, दूसरा उसमें जो भाषा का उपयोग हो रहा है, और तीसरा भाग होगा इसका भाषा और हमारे अनुभव को मिला करके कैसे हम अपने अनुभव को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारा अनुभव कैसे बनता है। इसके लिए मुख्य 5 चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसमें सबसे पहली बात होती है वो सूचनाएं जो हम प्राप्त करते हैं। हर सूचना जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा लेते हैं वह सब एक सूचनाएं होती हैं, पर वे सचमुच एक रॉ मटेरियल के रूप में होती हैं, कच्चे डेटा के रूप में होती हैं, क्योंकि उनमें से कुछ ही को हम समझ पाते हैं और केवल कुछ ही हमारे मतलब की होती हैं। इसका दूसरा भाग है लर्निंग। लर्निंग में हम केवल उन सूचनाओं को कलेक्ट करते हैं या फिल्टर करते हैं या उन सूचनाओं पे ध्यान देते हैं जिसको हम चाहते हैं, जो हमारी मतलब की होती हैं। तीसरा भाग इसका अंडरस्टैंडिंग। जो सूचनाएं हम प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए, हमारे काम के लिए, हमारे उद्देश्यों के लिए कहाँ कैसे यूज़ होंगे, यह सब हमारे अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद चौथा है हमारा उद्देश्य या लक्ष्य। हम उन सूचनाओं को कहाँ उपयोग करेंगे, उनका कैसे उपयोग करेंगे, कहाँ उपयोग करेंगे, ये हमारे उद्देश्य पर निर्भर करता है। और इसका 5वां बिंदु है कि हमारा उद्देश्य क्या होगा, किस प्रकार से हम इन सूचनाओं को अपने उद्देश्य और किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाएंगे। ये पांचों जो भाग हैं इस प्रकार से हमारे पहले जो सबसे पहले हमने लिया है उसका भाग हो जाता है, अर्थात ये हमारे अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इसके दूसरे भाग में मैं यह बताने की कोशिश करूँगा कि इस प्रकार के जो हमारा अनुभव है हम किन किन भाषाओं का उपयोग करते हैं। अपने अनुभव में हम रोज़ाना प्रैक्टिस में मुख्य रूप से 3 भाषाओं का उपयोग करते हैं। जो सबसे पहले हम बोल करके भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि मौखिक भाषा होती है। दूसरा होता है लिखित में, जिसको हम लिख करके करते हैं, वो लिखित भाषा होती है। तीसरा हम सांकेतिक भाषा, जिसको हम हाव भाव के द्वारा प्रकट करते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और ये 3 भाषाओं के द्वारा हम अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं। इसमें यह बात बहुत ही ध्यान में रखने लायक है कि भाषा हमारे विचारों और भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो हम कोशिश करते हैं, जो हमारा प्रयास होता है, उसे हम भाषा कहते हैं। इसका तीसरा भाग है कि किस प्रकार से हम अपने अनुभव को तैयार करने के लिए
भाषाओं का उपयोग करते हैं, अर्थात दोनों को किस प्रकार इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। इसकी भी मुख्य रूप से 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग है इसका न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस हमारे मस्तिष्क और नर्व सिस्टम की संरचना और वो किस प्रकार से कार्य करता है उसकी साइंटिफिक स्टडी करता है। और इसमें यह भी संदर्भित होगा कि जब कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सूचना हमारे ब्रेन के अंदर जाती है तो हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन का सिस्टम होता है, न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसमें कि अरबों न्यूरॉन्स होती हैं। ये सूचना सबसे पहले न्यूरॉन में जाती है और वहाँ से यह सूचना अब न्यूरॉन से न्यूरॉन में जा कर के हमारे पूरे ब्रेन के अंदर यानी हमारे संपूर्ण जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंतर्गत जाती है। यहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो सिग्नल या बात करता है वह एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है और इसमें भी कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं जिनका यहाँ पे बड़ा योगदान होता है इस कार्य को करने में। साथ ही साथ यहाँ पर इस क्रिया में कुछ हार्मोन्स का भी उपयोग होता है जो इस क्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार से न्यूरॉनों के बीच में जो बातचीत होती है उसमें जो ट्रांसमीटर इनमें सहायता करते हैं वह अगर इस क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं तो उन्हें हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, अर्थात उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए डोपामिन और सीरोटोनिन ये क्रिया को बढ़ाते हैं, अर्थात ये पॉजिटिव रूप में तैयार किए जाते हैं हमारे न्यूरनल पैटर्न को तेज करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो इस क्रिया को बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। उनमें जैसे कि एंडोर्फिन्स है और ऑक्सीटोसिन है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं जो कि न्यूरॉन के बीच में बातचीत को यानी न्यूरॉन के जो कार्य करने की क्षमताएं हैं, तीव्रता है, उसको धीमा करने के लिए या उसको रोकने के लिए, कमज़ोर करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि उसमें कोर्टिसोल है या फिर इसमें एड्रेनलिन है। ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं ये क्रिया को धीमा करते हैं, जिसके कारण न्यूरॉन्स को अब अपने काम करने में यानी ब्रेन को अपने काम करने में असुविधा होती है। इसलिए इनको हम स्ट्रेस हार्मोन या नेगेटिव हार्मोन कहते हैं। बहुत स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा का पैटर्न अब 2 भागों में बंट जाता है। जब कुल मिलाकर के न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स का जो रोल है वो न्यूरॉन्स के बीच में सकारात्मक होता है, क्रिया को बढ़ाने का होता है, तो उस समय हमारे अंदर पॉजिटिव न्यूरोनल पैटर्न बनता है। लेकिन जब उनका रोल नेगेटिव होता है तो उस समय हमारे अंदर नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न होता है। यहीं से शुरू होता है हमारे अंदर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब यहाँ पर यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक न्यूरॉन के अंदर जो पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी है या उनके अंदर जो हार्मोन्स का प्रभाव है उन सब को मिला करके हमारा ब्रेन का काम करने का तरीका डिसाइड होता है, यानी जिसको हम माइंड कहते हैं। तो माइंड के अंतर्गत अब बहुत स्पष्ट है, कुछ तो पॉजिटिविटी होगी और कुछ नेगेटिविटी होगी। यहाँ पर मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि किसी भी न्यूरॉन के काम करने की जो प्रवृत्ति है एक सीमा से जब अधिक पॉजिटिव होती है तो वो ज़्यादा होती है तो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब न्यूरॉन के काम करने की क्षमता एक सीमा थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं उसको से नीचे हो जाती है तो अब वह
न्यूरॉन नेगेटिवली काम करने लगता है। और अब मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूँगा कि हमारा मूड, हमारा मिजाज कब नेगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है। जब हमारे पूरे न्यूरोनल पैटर्न के अंदर यानी न्यूरॉन्स के अंदर जो न्यूरॉन पॉजिटिव हैं उनका जोड़, जो न्यूरॉन नेगेटिव हैं उनका जोड़, और टोटल मिला करके जो हॉर्मोन्स पे जो प्रभाव पड़ रहा है अन्य चीज़ों का, वो टोटल मिला करके जब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसी के हिसाब से हमारा माइंडसेट डिसाइड होता है। अब मैं इसके दूसरे भाग में बात करना चाहता हूँ न्यूरो अलजेब्रा की। न्यूरो अलजेब्रा में मैं यहाँ पर इसको दो भागों में ले रहा हूँ। पहला है न्यूरोसाइंस और दूसरा है अलजेब्रा। न्यूरोसाइंस की हम बात कर चुके हैं, अब मैं अलजेब्रा की बात करना चाहता हूँ। अलजेब्रा में भी मैं मुख्य रूप से दो प्रकार की बातें करना चाहता हूँ। एक तो है सम और दूसरा है अलजेब्राइक सम। सम का मतलब होता है योग यानी जोड़, और अलजेब्राइक सम का मतलब होता है बीजगणितीय जोड़ या बीजगणितीय योग। जब हम केवल पॉजिटिव नंबर्स को, क्वांटिटीज़ को जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम सम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3 + 5 + 8, ये सारी नंबर पॉजिटिव हैं। इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये एक सम होता है और अल्टीमेटली इसका जो जोड़ होगा वह भी पॉजिटिव होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को आपस में जोड़ने का प्रोसेस करते हैं तो यही अब अलजेब्राइक सम बन जाता है। उदाहरण के लिए -3 + 4 -6 + 8, ये उत्तर जिसमें कि कुछ पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक यही स्थिति हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो उनका बिहेवियर है पॉजिटिव नेगेटिव, यह वहाँ भी काम करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे न्यूरोसाइंस में जब हम अलजेब्रा का इस प्रकार से सम करते हैं तो वह न्यूरो अलजेब्रा का एक खास पार्ट बन जाता है। इसका तीसरा भाग है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ह्यूमन बीइंग्स के लिए उनके किसी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए या विशिष्ट काम करने के लिए ह्यूमन माइंड्स को एक्सलेंटली तैयार किया जाता है उपयोगिता के आधार पे। और इसमें हम शब्दों का उपयोग करके अपने माइंड को इस प्रकार से सुसज्जित करते हैं कि वो ठीक वैसे ही व्यवहार करने लगता है जैसे कि हमें उस काम को करने की ज़रूरत है, आवश्यकता। हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारे न्यूरो अलजेब्रा को प्रभावित कर सकता है। अभी हमने न्यूरो अलजेब्रा में कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव का सम किया जो कि पहले समझाया गया है। अब हम न्यूरो साइंस में जैसे कि जानते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंतर्गत हम केवल और केवल हर एक जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव कार्य हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उनको हम पॉजिटिव बनाने का कार्य करते हैं भाषा के जरिए। यहाँ पर भी हम जो नेगेटिव हमारे पास विचार हैं या नेगेटिव हमारे अंदर न्यूरॉन्स की प्रवृत्ति बन चुकी है, उसको हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। और अब यह ऐसा करने से हमारे पास जो न्यूरो अलजेब्रा में जो अलजेब्राइक सम था वह अब एक कंप्लीट सम के रूप में बन जाता है, अर्थात नेगेटिव चीज़ को गायब करके जो रिजल्ट है वो केवल और केवल पॉजिटिव करने की कोशिश होती है। इस प्रकार से हम इन तीन विषयों के जरिए अपने जो हमारे पास भाषाएं हैं उनका उपयोग करते हुए अपने अनुभवों को अच्छे से
डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग को तैयार कर लेते हैं। अब मैं इससे अलग एक इसी का अगला भाग आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि हम क्या करें कि अपने तमाम पिछले वाले अनुभवों को हम इस क्षण में, इसी वक्त हम एक कॉन्क्रीट रूप में तैयार करके इफेक्टिवली उसको उपयोग कर सकें। हाँ, ये काम हम कर सकते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के तहत। इसमें हम अपने तमाम अनुभव जो हमारी ज़िंदगी के हमारे पास अलग अलग प्रकार के हैं, उन तमाम अनुभवों को हम इस प्रकार से सजा सकते हैं। जैसे इस समय मेरे पास मेरे जीवन का सबसे बड़ा लर्निंग, सबसे बड़ा अंडरस्टैंडिंग और मेरे पास सबसे बड़ा उनका उपयोग करने की मेरे पास एक अच्छी नॉलेज है। जब हम ऐसा करते हैं तो अब हम समझ सकते हैं हमारे अंदर का जो नेगेटिव पैटर्न था, नेगेटिव हमारे अंदर कुछ भाव थे, वे समाप्त होकर के पूरा का पूरा पॉजिटिव रूप में तैयार हो जाते हैं। अब हम यदि आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, फ्यूचर पेसिंग, अब हमें यहाँ से अगला कदम कैसे रखना है किसी काम को करने के लिए, तो जो भी हमारे पास इस समय काम है उस काम की तरफ इशारा करते हुए हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। यह काम इस समय मेरे लिए सबसे पहले, सबसे बड़ा और सबसे खास है। जब इस प्रकार से हम शब्दों का परफेक्ट तरीके से डिज़ाइन करते हुए अनुभव के रूप में उनका उपयोग करते हैं, तो अब हमारे मन के अंदर क्षमताएं बढ़ जाती हैं, ठीक उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती हैं और अब हम उस काम में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही है एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग का कमाल। इसको यदि हम बार बार इसको समझ करके उपयोग करते रहें तो हम अपनी ज़िंदगी में अपने बेटर एक्सपीरियंस को महसूस करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।